नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग मेरे साथियों, मेरे दोस्तों। मैं आकाश पुरोहित सुबह के बज चुके हैं 10 और उपस्थित हो चुका हूं आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हुए यहां पर। जैसा कि मैंने आप लोगों को कल के दिन बताया था कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा और भारत के पड़ोसी देश आज के दिन हम पढ़ेंगे और इसको कवर करेंगे, पूरा डिटेल में समझेंगे थोड़ा सा कि आखिर में क्या कौन कौन से देश भारत को टच करते हैं और भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या है, कहाँ तक स्थित है। इस सब के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों का काम यह है कि इसको लिंक को लेना है और शेयर कर देना है अपने दोस्तों में, टेलीग्राम चैनल पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर और इंस्टाग्राम ग्रुप पर। अगर आप लोग इन सोशल मीडिया साइट्स पर हैं तो आप लोग जरूर शेयर करिए। मैंने तो यहाँ आने से पहले अपने सभी ग्रुप में शेयर कर दिया है इसको। अब आपकी जिम्मेदारी है इसको कहाँ कहाँ शेयर करना है। चलिए, तो हो चुका है आगाज, रण का युग बदलने की तैयारी है और जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है। दोस्तों, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है। और इसी के साथ में ये मेरे बारे में थोड़ा सा दिया गया है साथियों, तो अगर आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके और पढ़ सकते हैं इसको। आगे चलते हैं। तो अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी मैंने ली अभी 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 मैंने लांगा है समंदर को, अभी अभी लांगा है मैंने समुंदर को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो भैया, अभी अभी तो लांगा है समुंदर को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। अभी अभी आप लोगों ने तो स्टार्ट किया है, अभी बहुत टाइम है। चिंता मत कीजिए, किसी भी कोई भी आपका एग्जाम आने में अभी 3 4 से 5 महीने हैं। इस बीच में आप लोगों को ऐसा बना देंगे बहुत ही, क्योंकि ये जो रण का आगाज हो चुका है ना, ये आपके लिए बिल्कुल दोस्तों रामबाण साबित होगा। इसी के साथ में आगे चलते हैं, आज के टॉपिक को डिस्कस करेंगे साथियों। तो आज को हम थोड़ा सा समझेंगे भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा और यहाँ पर भारत के पड़ोसी देश। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं साथियों भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में, तो भारत की अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की मैं यहाँ पर बात करूँ तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ भारत की स्थलीय सीमा की। अब ये स्थलीय सीमा क्या होती है? भारत एक प्रायद्वीप है साथियों। प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है? प्रायद्वीप वह होता है जो 3 ओर से पानी से घिरा हुआ हो। तो इसी तरीके से अगर आपको यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये जो एरिया है ये अरब सागर है, ये नीचे वाला एरिया हिंद महासागर है और ये वाला एरिया बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी है साथियों। तो ये एरिया 3 ओर से भारत का जो भारत है जो वह 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको अपन लोग प्रायद्वीप कहते हैं। और इसका जो स्थलीय भाग है ये ऊपर का एरिया होता है। स्थलीय भाग मतलब जो एरिया इसका भूमि से जुड़ा हुआ है उसको स्थलीय भाग कहते हैं। जैसा कि मैं ये लाइन बना रहा हूं, इसको स्थलीय भाग कहा जाता है। ये भारत का स्थलीय भाग है। तो ये आप लोग समझेंगे थोड़ा सा। अब इसकी अगर हम स्थलीय भाग की बात करें तो इसकी टोटल अगर हम लंबाई की बात करते हैं स्थलीय भाग की, तो साथियों ये है 15,200। ये है 15,200। ये आप लोग लिख लें, इसकी स्थलीय सीमा है 15,200। अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तटीय सीमा की, तटीय सीमा क्या होती है? ऐसा क्षेत्र जो समुद्र के किनारे पानी से स्थल जल से लगा हुआ हो उसको तटीय कहा जाता है। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है इसकी गुजरात से और ये यहाँ पर ये इस तरीके से यहाँ पर खत्म हो जाता है पश्चिम बंगाल के पास में साथियों। तो अब आपने यहाँ पर क्या देख लिया कि ये इसकी तटीय सीमा हो गई। तटीय सीमा की अगर मैं बात करूं साथियों, तो मुख्य भूमि की अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर, तो मुख्य भूमि की अगर मैं बात करूं मुख्य भूमि की, तो ये हो जाती है यहाँ पर 6100 किलोमीटर। यहाँ पर 6100 किलोमीटर हो जाती है मुख्य भूमि। लेकिन अगर हम इसके द्वीप सहित, अब जैसे यहाँ पर ये स्थित है बंगाल की खाड़ी में, ये अंडमान एवं निकोबार स्थित है। इस तरफ अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये स्थित है लक्षद्वीप। अगर हम इन दोनों को मिलाकर बात करते हैं तो भारत की जो तटीय सीमा हो जाती है वो हो जाती है 7,516, 7,516 किलो 16.6 किलोमीटर, 7,516.16 किलोमीटर हो जाती है साथियों इसकी तटीय सीमा, अगर हम द्वीपों सहित बात करते हैं। तो ये तो हो गई भैया इसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा की कहां से कहां तक ये स्थित है और कितनी इसकी लंबाई है। आपने तटीय भी समझ लिया होगा भारत को। अब इसके समझते हैं थोड़ा सा पड़ोसी देश, क्योंकि आज के सबसे ज्यादा अभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक भी यहां पर हम डिस्कस करेंगे। जो अभी हाल ही में विवादित क्षेत्र हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। और यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि
पूरे जो काला पानी डिस्प्यूट, जो काला पानी विवादित क्षेत्र है, वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। सभी पूरा डिटेल में यहाँ पर बताऊंगा मैं। और उससे पहले आप लोग ये समझ लें, अगर आप लोग ये पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आप क्या करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां पर है टेलीग्राम चैनल की लिंक, तो टेलीग्राम चैनल को कीजिए ज्वाइन और वहां पर ये आपको डेली की पीडीएफ मिल जाया करेगी आपको वहीं पर। इसके आगे चलते हैं साथियों। तो सबसे पहले थोड़ा सा समझेंगे भारत से संबंधित कुछ अन्य तथ्य। यहां पर हम समझेंगे भारत से संबंधित थोड़ी सी जानकारी। तो क्या है, भारत 3 ओर से पानी से घिरा हुआ प्रायद्वीप है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बता ही दिया है यहाँ पर कि भारत 3 ओर से घिरा हुआ, पानी से घिरा हुआ एक प्रायद्वीप है। इसके दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार स्थित है और दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप स्थित है। अब साथियों यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि ये दक्षिण, अब ये दिशाएं होती हैं, ये अगर हम दिशाओं की बात करें तो ये होती हैं दिशाएं, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, मतलब ये होता है पूरब और ये होता है पश्चिम। ये पूरब और पश्चिम हो गया, ये हो गया नॉर्थ यानी ये हो गया उत्तर और ये हो गया साउथ। तो ये चारों दिशाएं हो गई। अब हम बात करते हैं तो ये इसका ये वाला एरिया हो गया दक्षिणी। तो इसके दक्षिण और पूर्व में क्या स्थित है, दक्षिण पूर्व में क्या स्थित हो जाएगा, अंडमान निकोबार। और दक्षिण पश्चिम की अगर बात करें तो लक्षद्वीप स्थित हो जाएगा। भारत के उत्तर पूर्व में अगर हम यहाँ पर बात करें, भारत के उत्तर पूर्व में अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, ये वाले एरिया में, ये वाले एरिया में, तो ये वाले एरिया में है साथियों, ये हिमालय स्थित है। यहाँ पर विशालकाय पर्वतमाला हिमालय स्थित है ये वाले एरिया में। भारत के दक्षिणी बिंदु को क्या कहा जाता, दक्षिण में जो है वो है भैया हिंद महासागर स्थित है भारत के दक्षिण में। तो ये आपने जानकारी समझ ली कि भारत के चारों तरफ क्या स्थित है। अब थोड़ा सा समझते हैं, भारत में 8 राज्य और 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, माफी चाहता हूं, यहाँ पर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में टोटल कितने, 8 राज्य और 28 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और हाल ही में 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली को, दमन एवं द्वीप को एक एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिया है। एक ही इनको, दमन एवं द्वीप और दादर नगर हवेली जो अलग अलग हुआ करते थे, उनको 26 जनवरी 2020 को एक ही कर दिया है, एक ही केंद्र शासित प्रदेश कर दिया है। इसीलिए यहाँ पर ये 8 हो गए। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है, जिसके जरिए यहाँ पर 29 राज्य हुआ करते थे और अब 28 राज्य ही बचे हुए हैं और यहाँ पर 8 केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं। तो आप लोगों ने ये जानकारी समझ ली। और एक करंट का मोस्ट इंपोर्टेंट विषय है कि यहाँ पर 26 जनवरी 2020 को कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेशों को मिला दिया गया है। चलिए तो आगे समझते हैं थोड़ा सा भारत के पड़ोसी देश। अब यहाँ से जानकारी इंपॉर्टेंट हो जाती है आप लोगों के लिए कि भारत के पड़ोसी देशों से क्या क्या आपको यहाँ पर पता चलता है और क्या क्या जानकारी है आपको, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से हमेशा बनते ही रहते हैं। यहाँ से सीमा पर क्वेश्चन बनते रहते हैं, यहाँ पर करंट के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, यहाँ पर रेखाओं से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, यहाँ से रेगुलर, अभी आप देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो रेगुलर क्वेश्चन बने हैं यहाँ से। चलिए तो आगे देखते हैं। यहाँ पर पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 में हुई थी। पाकिस्तान की जो स्थापना है वो 14 अगस्त 1947 में हुई थी। भारत से पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को अलग हो चुका था। उसके पहले ये भारत का ही अभिन्न हिस्सा हुआ करता था। भारत पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा स्थित है, जिसे सर जोन, यहाँ पर एक चीज आपको सुधारनी है, जो सर जोन है इसको हटा लेना है साथियों, इसको सिरिल रेड क्लिफ लिखना है। सर सिरिल रेड क्लिफ ने निर्धारित की थी। जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है उसको रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। और ये रेड क्लिफ रेखा किसने निर्धारित की थी, सर सिरिल रेड क्लिफ ने निर्धारित की थी साथियों। यहाँ पर और समझें, अगर हम भारत और पाकिस्तान के बीच में कुल सीमा जो लंबाई है उसकी वो है 33 और 23 किलोमीटर। यहाँ पर आप सिंपल सा समझें कि 33 और 23, यहाँ पर पहले अगर आप लोग इसको याद नहीं कर पाते हैं तो एक ट्रिक समझिए कि यहाँ पर पहले 33 गिन लेना है और 33 में से फिर आगे के 3 में से 1 माइनस करना है, तो ये आ जाएगी पाकिस्तान के साथ में आपकी सीमा रेखा। और पाकिस्तान की सीमा से कुल 3 राज्य और भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश टच करते हैं। जैसा कि अब मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये यहाँ के 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और गुजरात, राजस्थान, पंजाब ये यहाँ पर स्पर्श करते हैं पाकिस्तान के साथ में।
तो ये आपने समझ लिया। अब आगे चलते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित क्षेत्र। अब थोड़ा सा समझे साथियों कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो विवादित क्षेत्र हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी लेते हैं। क्या है, सबसे पहला तो विवादित क्षेत्र ये है, यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं कि सरक्रीक। अब सरक्रीक क्यों विवादित क्षेत्र है भारत और पाकिस्तान के बीच में? तो भारत और पाकिस्तान के बीच यह क्षेत्र इसलिए विवादित है क्योंकि यहां पर क्या है कि जो पाकिस्तान है वह पाकिस्तान ऐसा कहता है कि भैया ये हमारा हिस्सा है, लेकिन भारत कहता है ये तो हमारा हिस्सा है सरक्रीक। असल में क्या बात है दोस्तों, ये एक दलदलीय इलाका है। तो यहाँ पर क्या है कि ये लोग मर्सीलैंड होने के कारण यहाँ पर ये लोग पेट्रोल भी होता है और मछली भी उत्पादन होता है, तो इसलिए ये पाकिस्तान अपनी इस होड़ में है कि हम ये भारत से हिस्सा ले लें और हम इसका उपयोग करने लगे। लेकिन साथियों ये असल में है तो भारत का ही हिस्सा, है तो भारत का ही। तो इस पर आप लोग थोड़ा सा बताएं, देखें कि इसमें जो भारत और पाकिस्तान के बीच में ये जो सर्किट विवादित है इसकी टोटल लंबाई कितनी है भारत और पाकिस्तान के बीच में? तो ये है भैया 96 किलोमीटर। इसके बाद में यहाँ पर क्या है कि पेट्रोल और मछली का उत्पादन होता है, जिससे यह बहुत ही ज्यादा विवादित क्षेत्र है और चर्चा में भी रहता है आए दिन सरक्रीक। और यहीं पर सरक्रीक पर ही स्थित है भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, जिसको गौर माथा कहा जाता है, जो कि मैंने आपको कल की क्लास में बता दिया है। अगर साथियों आप लोगों ने कल की क्लास नहीं देखी है तो सबसे पहले जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आप वहां पर लिंक मिलेगी, तो वहां से आप कल की क्लास को देख लीजिए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं कहूंगा रामबाण है वो क्लास। चलिए तो आगे चलते हैं। यहाँ पर अगला क्षेत्र है जो वो विवादित है कच्छ का रण। अब साथियों ये क्यों विवादित है भारत और पाकिस्तान के बीच में? तो यहाँ पर ये कहता है भारत के अनुसार कच्छ का रण सागरीय जल की गति करने के कारण बना हुआ है। अब जो है कच्छ का रण क्यों बना हुआ है? सागरीय जल मतलब जो सागर का जल होता है, समुद्री जल, उसके गति करने के कारण यहाँ पर इनका भारत का कहना है कि ये कच्छ का रण बना हुआ है। लेकिन पाकिस्तान क्या कहता है? पाकिस्तान कहता है नहीं भैया ये तो एक झील है। लेकिन अब जो वास्तविकता यही है कि यह सागरीय जल की गति के कारण ही बना है। यह सागर जो समुद्र का जल है उसी की गति के कारण ही एक टापू टाइप का बना हुआ है। टापू टाइप नहीं है, सागर जो बीच टाइप है। लेकिन पाकिस्तान कहता है नहीं नहीं भैया ये तो एक झील है। अब ये झील कैसे हो सकती है जब ये समुद्री जल के गति करने के कारण बना हुआ है? ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है आगे, यहाँ पर नमक का उत्पादन होता है, यह एक पर्यटन स्थल भी है। तो इसीलिए पाकिस्तान इस होड़ में है कि हम इसको छीन लें भारत से, तो एक तो नमक का उत्पादन भी हमको मिल जाएगा और साथ ही में पर्यटन स्थल भी है, तो इससे हमें कुछ कमाई भी हो जाएगी। इसलिए पाकिस्तान यहाँ पर अपना होड़ जमाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसा हो तो सकता ही नहीं है बिल्कुल भी। असल में क्या हुआ था, सन 1968 ईस्वी में यहाँ पर जो भारत और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता होता है, उस समझौते के अनुसार क्या हुआ था कि 90% भाग 19% जो भाग है वो भारत को दिया गया। उसके साथ में 10% भाग ये हिस्सा दिया गया है, किसको? पाकिस्तान को हिस्सा दिया गया। तभी से थोड़ा सा ये होड़ में है कि ये 90% हिस्सा भी हमको चाहिए। उससे पहले ही ये क्षेत्र विवादित था, 1947 से ही ये क्षेत्र बहुत ज्यादा विवादित था साथियों। तो ये समझ लिया आपने कच्छ के रण के बारे में। अब आगे चलते हैं, जो अगला क्षेत्र भारत और पाकिस्तान के बीच में विवादित है वो है पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर। अब इसके बारे में थोड़ा सा समझें। अब पाक अधिकृत कश्मीर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एलओसी लाइन स्थित है। अब ये समझें आपकी एलओसी लाइन और पाक अधिकृत कश्मीर ये क्या है, थोड़ा सा इसके ऊपर मैं लेके चलूंगा आपको, ये मैप में थोड़ा सा समझेंगे। अभी देखो ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, यहाँ से एक इस तरह टाइप से मैप बना हुआ है, और ये अभी ये वाला एरिया है, जो इस वाले एरिया को पूरे को ये नीचे तक, यहाँ पे इसको कहा जाता है पाक अधिकृत कश्मीर। अब ये पाक अधिकृत कश्मीर क्यों है? क्योंकि साथियों यहाँ पर 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध छिड़ गया, और जिसके कारण ये निष्कर्ष निकला कि जो पाकिस्तान की सेना थी, वो पाकिस्तान की सेना ने यहाँ के जो निवासी थे, मतलब पाकिस्तानी क्षेत्र के जो मूल निवासी थे, उनके साथ मिलकर जब ये जम्मू कश्मीर स्वतंत्र राज्य हुआ करता था, उस समय यहाँ पर जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। और जम्मू कश्मीर पर आक्रमण करने के पश्चात यहाँ तक, जहाँ से मैंने ये लाइन बनाई हुई है, ये प्रकार की लाइन बनाई हुई है, इस लाइन तक इन्होंने कब्जा कर लिया। और उसके बाद में ये समझौता हुआ कि जहां तक दोनों देशों की सेनाएं पहुंच गई हैं वहीं तक रोक दी जाएंगी, और उसी जहां पर दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने खड़ी रहती हैं उस लाइन को कहा जाता है एलओसी, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल,
लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है इस लाइन को, जो मैंने आपको यहाँ पर बना के दिखा दी। ठीक है, तो इसको कहा जाता है, और इसके इस वाले एरिया को पीओके कहा जाता है, जो हाल ही में बहुत ज़्यादा विवादित है। अभी मोदी जी ने इसके बारे में काफ़ी चर्चा चल रही है, और काफ़ी ज़्यादा विवादित क्षेत्र है ये, तो बहुत ही ज़्यादा, सबसे ज़्यादा विवादित क्षेत्र यही है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहीं पर स्थित है सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र, सियाचिन सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र यहीं पीओके में ही स्थित है साथियों। अगर मैं यहाँ पर आपके साथ में बात करूँ थोड़ी सी, तो ये आपने समझ लिया पीओके। और पीओके विवादित है भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो यह विश्व का सबसे ऊंचा, ये भी आपने लिख लिया। तो ये जानकारी थी भैया पाकिस्तान के बारे में, और पाकिस्तान के बारे में आपको ये जानकारी पूरी याद करनी है। ये देखिए आपको पूरा समझाया हुआ है कि भारत कितनी सीमा लगाता है, और पूरा बिल्कुल एक एक चीज़ बताइए कि कितने राज्य लगते हैं। आपको राज्यों की सीमा अवश्य देखनी है कि कितने राज्य इसके साथ में लगते हैं। और साथियों अगर मैं आपको यहाँ से गुजरात से एक क्वेश्चन बता दूँ कि गुजरात की जो तटीय सीमा है वह सबसे लंबी तटीय सीमा है। भारत के सभी राज्यों में सबसे लंबी तटीय सीमा किसकी है? गुजरात की है। और अगर हम इसी की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें कि सबसे लंबी तटीय सीमा रेखा किस देश की है, तो वो है भैया कनाडा। ये आपको याद कर लेना है, बिल्कुल सरल सा सिंपल सा, कि सबसे लंबी तटीय सीमा रेखा है कनाडा की और यहाँ पर गुजरात की है। ये आप दो चीज़ें याद कर लें। अब थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पर नेपाल के बारे में। अब नेपाल के साथ में क्या क्या हमारे विवाद हैं, और नेपाल एक कैसा देश है, कहाँ पर स्थित है। देखो ये तो आपने देख ही लिया कि कहाँ पर स्थित है नेपाल। नेपाल ये स्थित है भैया, ये रहा नेपाल, ये वाला एरिया, ये नेपाल एरिया स्थित है। अब ये आपने देख ही लिया है नेपाल, तो इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। हमें क्या करना है, इसको नेपाल के साथ थोड़ा सा समझ के, इसमें काला पानी डिस्प्यूट अभी बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहा था, उसका कारण बताऊंगा मैं आपको। देखो ये मैंने जो रेड रेड ब्लैक ब्लैक किया है, इस वाले एरिया को कहा जाता है काला पानी डिस्प्यूट। अगर हम भारत के अनुसार इसकी बात करें तो भारत के अनुसार भारत यह कहता है कि यह पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। लेकिन अगर हम नेपाल की बात करें तो नेपाल कहता है नहीं नहीं, ये आपके पिथौरागढ़ जिले में स्थित नहीं, ये हमारा भाग है। अब समझते हैं ये आखिर में क्यों ऐसा हुआ और क्या ऐसी बिल्कुल आवश्यकता पड़ गई। तो साथियों जब भारत और चाइना का युद्ध हुआ था, उस समय पर भारत को थोड़ी सी समस्या ये थी कि कहीं चाइना इस वाले एरिया से अंदर ना आ जाए। यहाँ से तो चाइना अंदर आ ही चुका था, ठीक है, और यहाँ से भी चाइना ने अंदर कर दिया था क्रूज, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में अंदर भी आ चुका था। तो अब भारत को डर था कहीं ये उत्तराखंड क्षेत्र से अंदर ना आ जाए। इसके लिए भारत और नेपाल के बीच में एक समझौता होता है, और नेपाल कह देता है कि आप हमारे क्षेत्र में यहाँ पर सैनिक लगा सकते हैं, और तभी से भारत के सैनिक वहाँ पर नेपाल के काला पानी क्षेत्र में लगे हुए हैं। लेकिन उसके बाद अब क्या हुआ कि नेपाल का और भारत के बीच में ये मुद्दा 2015 से उखड़ गया, और उसके बाद में नेपाल बराबर बोल रहा है कि भैया ये क्षेत्र तो हमारा है, आप ये मुझे वापस कर दीजिए। लेकिन भारत कहता है भैया ये क्षेत्र हमारा है, हम लोग इस पे बरसों से अधिकार किए हुए हैं। अब मैं मुद्दा आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप क्या सही राय देंगे, तो इसकी कमेंट बॉक्स में अवश्य राय दें कि भैया ये मुद्दा नेपाल के हिस्से में जाएगा या पर भारत के हिस्से में जाएगा। अब साथियों थोड़ा सा मैं यहाँ पर भी रुक करूंगा कि चाइना इस चीज के लिए क्यों आक्रोश दिखा रहा था नेपाल के साथ में। जैसा कि आपने अधिकतर देखा होगा, भारत की जो न्यूज मीडिया एजेंसियां हैं वो दिखाती हैं चाइना के विदेश अध्यक्ष यहाँ पर नेपाल के प्रधानमंत्री के साथ में बैठे, ये फलाना दिखाना, ये सब कुछ आपको देखने को मिला होगा। तो यहाँ पर ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये है देश दोस्तों भूटान, और यहाँ पर भूटान का एक पठार स्थित है, डोकलाम प्लेट्यू, जिसको डोकलाम पठार कहा जाता है, यहाँ पर स्थित है, जो मैंने ये ब्लैक ब्लैक किया है। तो भैया ये चाइना ने भूटान से छीनने की कोशिश की थी, तो उस समय पे भारत ने यहाँ पर सैनिक भेज दिए थे अपने, कि आप चाइना जो है आप भूटान से ये नहीं छीन सकते, क्योंकि भारत ने भूटान के साथ में एक वादा किया था कि जब भी तुम्हारे ऊपर कोई आंच आएगी तो उसके लिए हम आपकी रक्षा करेंगे। इसी के जरिए भारत अपने सैनिक भेज दिया वहां पर डोकलाम प्लेट्यू पे, और इससे रुष्ट हो गया कौन? चाइना। जब इस बात से चाइना रुष्ट हो गया तो यहाँ पर इसीलिए काला पानी डिस्प्यूट को बात करी इस नेपाल से चाइना ने, और इसी को नेपाल को उकसाया इसी चीज के लिए कि आप काला पानी डिस्प्यूट जो है, काला पानी क्षेत्र है जो, वो आप ले लें भारत से। तो ये रहा काला पानी क्षेत्र जो नेपाल के साथ में विवादित है। मैंने पूरा आपको डिस्क्राइब करके बता दिया कि ये
क्यों बना विवादित क्षेत्र और कैसा है ये, कहाँ पर स्थित है, ये पूरा मैंने आपको डिस्क्राइब करके बता दिया। यहाँ से आपका सिंगल भी क्वेश्चन नहीं छूट सकता। अब आगे समझते हैं यहाँ पर थोड़ा सा कि क्या क्षेत्र है यहाँ पर। तो नेपाल के भारत से 5 राज्य लगते हैं सबसे पहले, तो ये आपको इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आजकल सबसे ज़्यादा दिल्ली पुलिस में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। आपको पर डे एक ना एक क्वेश्चन मिलेगा ही इससे संबंधित कि किस राज्य की सीमा किस देश से सबसे अधिक मिलती है, ये तो आपको मिलेगा ही। तो नेपाल की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और ये वेस्ट बंगाल और ये सिक्किम लिखा हुआ है। ये मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, तो आप इसको अपने नोट्स बनाए चाहें तो उस हिसाब से लिख सकते हैं। बाकी अगर आपको पीडीएफ यहाँ पर फोटोकॉपी जब निकलवाएंगे इसकी तो उसमें भी लिख लें। तो सब ये 5 राज्यों से जुड़ता है। भारत और नेपाल के बीच काला पानी क्षेत्र विवादित है, जो मैंने आपको समझा दिया है। अब बात करते हैं थोड़ा सा चाइना की। भैया ये है बहुत बड़ा धोखेबाज कंट्री, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। चाइना की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य कौन कौन से हैं देखो, तो भैया यहाँ पर लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये 5 राज्य यहाँ पर टच करते हैं किसको, यहाँ पर अपने चीन को। और सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश सबसे ज़्यादा सीमा लगाता है चीन के साथ में। अगर हम चीन की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश सबसे ज़्यादा सीमा लगाता है चीन के साथ में। और यहाँ पर टोटल सीमा की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 3488 किलोमीटर सीमा लगती है चाइना के साथ में भारत की। अब भारत और तिब्बत के बीच मैकमोहन रेखा स्थित है। भैया ये मैकमोहन जो रेखा है ये भारत और किसके बीच में स्थित है, तिब्बत के बीच में है। अब ये मैकमोहन रेखा का क्या मुद्दा है ये थोड़ा समझते हैं। तो क्या है भैया, ये तिब्बत जो है ये अलग कंट्री था, पहले स्वतंत्र राज्य था, किससे, चाइना से। लेकिन क्या हुआ 1914 ईस्वी में चाइना के साथ में यहाँ का तिब्बत से हमला कर दिया चाइना ने तिब्बत के ऊपर। और उसका निष्कर्ष क्या निकला कि तिब्बत के आधे भाग पर 1/2 भाग पर चाइना का अधिकार हो गया और 1/2 भाग स्वतंत्र रहेगा तिब्बत का। ये यहाँ पर निष्कर्ष निकला 1914 में। लेकिन क्या हुआ 1932 ईस्वी में फिर से यह दलाई नामा जो यहाँ की प्रजाति थी उन्होंने क्या कहा कि भारत से पनाह मांगी। भारत से क्या पनाह मांगने लगे, बोले कि भैया हमको आप अपनी शरण में ले लो। लेकिन ये तब भी नहीं माने और उसके जरिए क्या निकला निष्कर्ष कि चाइना ने पूरे हिस्से पर 1932 ईस्वी में तिब्बत के पूरे हिस्से पर कब्जा कर लिया। और उसी समय 1932 ईस्वी में ही सर मैकमोहन जो हैं उन्होंने यहाँ पर मैकमोहन नाम से ये लाइन निकाल दी और तभी से यहाँ पर भारत और तिब्बत के बीच में मैकमोहन लाइन स्थित है। तो ये आपने देख लिया भैया। कल का मैंने जो क्वेश्चन, कल की जो मैंने क्लास ली थी उसमें क्वेश्चन पूछा था भारत और जो मैकमोहन रेखा है भारत और किस देश के बीच में स्थित है, तो उसका आंसर सीधा सा था तिब्बत, ना कि चाइना। आप लोगों के वैसे कमेंट तो आए नहीं हुए हैं उसमें, लेकिन फिर भी अगर कमेंट आगे करेंगे तो उसमें तिब्बत ही उसका आंसर होगा सही। अगर हम बात करें यहाँ पर LAC लाइन के बारे में, तो ये क्या है, LAC लाइन है, ये थोड़ा मैप में समझते हैं। मैप में ये समझेंगे कि ये रही LAC लाइन मैंने ये बनाई हुई है ना। अब इसके जरिए क्या है भैया, भारत और चाइना के जो युद्ध हुआ था उस समय चाइना की सेना यहाँ से अंदर आ चुकी थी और यहाँ पर आने के बाद में भारत और चाइना के बीच में ये हो गया कि भैया जहाँ तक सेना पहुँच गई है वहीं पर रुक जाए, इसके आगे ना बढ़े। तो इसीलिए वहीं पर ये लाइन खींच दी गई है और वहीं पर आज तक आपस में दोनों सेना आपस में एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हुई हैं और उसी को कहा जाता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। LAC का मतलब होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो अगर पूछ लें आपसे कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भारत और किसके बीच में स्थित है, वो है चाइना के बीच में। और कहाँ पर स्थित है, तो वो भैया लद्दाख में स्थित है प्रेजेंट टाइम पे, ना कि जम्मू कश्मीर में। ये आप लोग बात ध्यान रखें। अब थोड़ा सा आगे समझते हैं चाइना के बारे में। और अब क्या है चाइना के बारे में, यहाँ पर LAC लाइन इसके बीच में स्थित है। अब चुंबी घाटी वाला मुद्दा है जो ये चुंबी घाटी है भैया, इसी पर चुंबी घाटी पर ही स्थित है भूटान का डोकलाम प्लेटू। अब ये क्यों विवादित है, एक तो भारत ने क्यों मदद की थी, भारत ने इसलिए भी मदद की थी कि भूटान की सहायता के लिए भारत ने एक वादा किया था। और दूसरी बात भारत ने इसलिए की थी क्योंकि ये जो डोकलाम प्लेटू है ये भैया एक ऐसी जगह पर स्थित है जहां पर तीनों देशों की सीमाएं मिलती हैं और ये व्यापारिक क्षेत्र से बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए और ज्यादा भारत ने उसकी हिस्सा की सहायता की थी भूटान की।
तो अब समझते हैं यहाँ पर। और तो ब्रह्मपुत्र नदी जो कि तिब्बत से चेमायोंगडोंग ग्लेशियर से ही निकलती है और भारत में यांग्याप दर्रे से प्रवेश करती है। तो भैया यहाँ पर जो तिब्बत में स्थित है चेमायोंगडोंग ग्लेशियर, वहां से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया। बाकी मैं आपको ब्रह्मपुत्र नदी क्या, पूरी उत्तर भारत की नदियां और पूरे दक्षिण भारत की नदियां पूरे डिटेल में कराने वाला हूँ। एक एक पूरा और समझेंगे पूरा मैप से, ये मैं आपसे गारंटी लेता हूँ। और अगर साथियों आपको यहाँ तक क्लास अच्छी लग रही हो तो मैं एक बार फिर कहूंगा कि इस क्लास को सबसे पहले आप शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है चैनल आपको। यहाँ पर सिर्फ मेरी ही क्लासेस नहीं, आपको सुबह 8:30 बजे यहाँ पर 8 बजे सुबह सर जो आपको देते हैं क्लास करंट अफेयर्स की, उसके बाद में और भी सर आने वाले हैं और वो आपको रेगुलर क्लासेस देंगे। यहाँ पर रीजनिंग की क्लास, मैथ की क्लास, यहाँ पर हिस्ट्री, सभी क्लासेस आपको दी जाएंगी। तो आप कर लीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो इसको लाइक भी कर दीजिए। अब थोड़ा सा समझते हैं भूटान के बारे में। ये भूटान क्या है? भूटान जो है एक लैंडलॉक कंट्री है। ये लैंडलॉक कंट्री कहाँ पर स्थित है ये मैंने आपको बता ही दिया है। ये रहा भूटान, ये रहा भूटान भैया, ये रहा। अब भूटान ये है, मैंने मैप में आपको इतना समझा दिया। आप थोड़ा सा इसके भूटान के बारे में यहाँ पर समझते हैं। जो भूटान से स्पर्श करने वाले राज्य हैं वो हैं सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल। ये 4 राज्य हैं, ये आप याद कर लें भैया कि भूटान से सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और वेस्ट बंगाल, ये 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। बस इससे ज़्यादा भूटान से और कुछ नहीं है। और बाकी मैंने आपको जो चुम्बी घाटी डोकलाम प्लेटू वाला मुद्दा है वो आपको समझा ही दिया। अब समझते हैं बांग्लादेश के बारे में। तो बांग्लादेश से भारत के कुल 5 राज्य स्पर्श करते हैं। अब भैया थोड़ा सा समझो यहाँ पर, क्योंकि बांग्लादेश जो राज्य देश है उसके साथ में भारत की सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय सीमा स्पर्श होती है। और ये क्वेश्चन एक बार नहीं हजारों बार पेपर में ऐसे के ऐसा रखा मिला हुआ है बिल्कुल कि सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय सीमा भारत किसके साथ साझा करता है, तो वो है भैया बांग्लादेश। ये आप लोग लिख लें बात को या फिर अपने दिमाग में डाल लें किसी तरीके से, क्योंकि ये आज से नहीं कई साल से आ रहा है रेगुलर क्वेश्चन। और ये सबसे ज्यादा सीमा किस, ये क्वेश्चन और अभी अभी दिल्ली पुलिस में पूछा गया था कि जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश भारत के किस राज्य के साथ सबसे अधिक सीमा साझा करता है, तो वो है भैया यहाँ पर पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल है, ना कि त्रिपुरा है। अगर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से आपसे पूछा जाए तो देखिए, अगर आपसे किलोमीटर में पूछा जाए तो वो है पश्चिम बंगाल, और क्षेत्रफल में पूछा जाए तो वो हो जाएगा त्रिपुरा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि त्रिपुरा 3 ओर से घिरा हुआ है बांग्लादेश से। त्रिपुरा 3 ओर से बिल्कुल अंदर बैठा हुआ है त्रिपुरा बांग्लादेश से। तो ये भैया ये हो गया आपका यहाँ पर बांग्लादेश की 5 राज्य के साथ सीमा साझा करता है। उसके बाद में बांग्लादेश भारत की कुल सीमा, अब कितनी सीमा सबसे ज्यादा तो है, कितनी है? वो है 4096, यानी 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ में भारत। और यहाँ पर क्या हुआ था, भारत और बांग्लादेश के साथ में कुछ ज्यादा ऐसा विवादित नहीं है, अभी स्थिति बहुत अच्छी चल रही है। और अभी मैं हाल ही में आपको बता दूं, भारत और बांग्लादेश के बीच में दोबारा से ट्रेन शुरू हो गई है, जो कि 55 साल बाद यहाँ पर दोबारा से ट्रेन प्रारंभ हो चुकी है भारत और बांग्लादेश के बीच में। अब वो आप लोगों को करंट का विषय है तो आप लोग उसको जाइए भैया गूगल कीजिए और वहां से आप लोग पूरा निकालिए कि कौन सी ट्रेन स्टार्ट हो गई है और कहां से कहां तक चलेगी। ये मैंने आपको हिंट दे दी है पूरा। अगर मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा तो ये अपना सेशन जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दी कि भारत और बांग्लादेश के बीच में दोबारा से ट्रेन स्टार्ट हो गई है टोटल 55 साल बाद। तो सन 2015 में क्या हुआ था, 100वां संविधान संशोधन द्वारा बेरुवाड़ी क्षेत्र को बांग्लादेश को दे दिया गया। भैया 100वां संविधान संशोधन जो हुआ था 2015 ईस्वी में, उसमें क्या कर दिया गया कि संविधान संशोधन के द्वारा बेरुवाड़ी संघ क्षेत्र को, ये भारत का क्षेत्र था और इसको दे दिया हमने बांग्लादेश को, क्योंकि बांग्लादेश से जो क्षेत्र है यहाँ पर एक नदी है तिस्ता नदी, तो उसके कारण ये क्षेत्र विवादित थे यहाँ पर भारत और बांग्लादेश के बीच में। तो बांग्लादेश ने तो अपना क्षेत्र हमें बहुत समय पहले ही दे दिया था, लेकिन हमारा क्षेत्र जो था वो नहीं दिया था हमने, क्योंकि भारत के संविधान में ऐसा वर्णित है कि जब भी अगर भारत अपनी सीमा किसी दूसरे देश को देना चाहता है तो उसके लिए संविधान संशोधन करना बहुत जरूरी है। और इस बात को अटके हुए बहुत टाइम हो चुका था, ये 1971 की बात है भैया, उसके बाद से ये बिल्कुल गए ही नहीं। तो अब इसको देना था, तो जैसे ही मोदी जी बैठे यहाँ पर, उन्होंने क्या किया, 100वां संविधान करवाया।
सोवियत संविधान संशोधन करवाया और उसी संविधान संशोधन के अनुसार ये बेरुबाड़ी संघ क्षेत्र दे दिया गया किसको, बांग्लादेश को। तो ये भैया जानकारी होगी बांग्लादेश के बारे में। अब समझते हैं थोड़ा म्यांमार के बारे में। म्यांमार को स्पर्श करने वाले राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये 4 राज्य मिजोरम म्यांमार को टच करते हैं। उसके बाद में इसकी जो सीमा है वो है 1643 किलोमीटर। ये इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए अगर सबसे ज़्यादा आपसे पूछेगा तो अफगानिस्तान की पूछ लेगा क्योंकि वो सबसे कम है, और चाइना की अगर पूछ लेगा तो जो क्षेत्र विवादित है अभी हाल ही में करंट का बहुत ज़्यादा टॉपिक है, तो क्वेश्चन रिलेट करके पूछता है। ऐसा थोड़ी ना है कि एग्जामिनर कुछ भी कहीं से कहीं भी कुछ भी पूछ लेगा, वो क्वेश्चन रिलेट करेगा। बस आपको उसको रिलेशन जिस हिसाब से कर रहा है उसको आपको उस सोच को रखना है, और उस सोच को डालने वाले बैठे हुए हैं हम आपके अंदर वो सोच किसी भी हालत में डालेंगे। आप इस बात से बिल्कुल निश्चित रहिए। आप तो बस पढ़ते जाइए, जो यहाँ पर काम चल रहा है, जो आपको पढ़ाया जा रहा है, बस आपको उसको कंप्लीट करना है। बाकी आपको समय समय पर बता दिया जाएगा कि आपको कौन सी तैयारी करनी है, क्या बुक्स लेनी है, क्या करना है, वो आपको बिल्कुल सटीक रणनीति आपको दे दी जाएगी। म्यांमार को स्वर्ण पैगोडा का देश भी कहा जाता है, ये जानकारी भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर म्यांमार को क्या कहा जाता है, स्वर्ण पैगोडा का देश कहा जाता है। इसको भारत से अलग कब कर दिया गया था म्यांमार को, 1935 ईस्वी में। ये आप लोग लिख लें, 1935 ईस्वी में भारत से म्यांमार को अलग कर दिया गया था। उससे पहले इसका नाम बर्मा हुआ करता था। म्यांमार का नाम क्या हुआ करता था पुराना, बर्मा। अब समझते हैं यहाँ पर अफगानिस्तान के बारे में। तो अफगानिस्तान से साथ में सबसे छोटी सीमा रेखा लगती है, वो है 108 किलोमीटर। मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अफगानिस्तान से सिर्फ इतनी सी ही हमें जानकारी समझनी है और यही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। बाकी अभी कोई करंट का टॉपिक भी नहीं रहा है कि मैं आपको समझा देता अफगानिस्तान के बारे में। अब श्रीलंका के बारे में समझते हैं थोड़ा सा। तो भारत और श्रीलंका के बीच एक जल संधि स्थित है, पाक जल संधि, सॉरी। यहाँ पर भारत और श्रीलंका के बीच में जो है वो कौन सी जल संधि स्थित है, पाक जल संधि। अब ये जल संधि क्या होती है ये थोड़ा सा समझ लेते हैं अपन लोग। एक होता है चैनल और एक होती है जल संधि। तो भैया चैनल क्या होता है, ये होते हैं अक्षांश रेखाएं। चैनल होते हैं अक्षांश रेखाएं, और जल संधि वह होती है जो दो देशों के मध्य व्यापार को बढ़ावा दे और वहां से जो भी है पर्यटन मतलब आवागमन जारी हो, जहां पर वहां उसको बोलते हैं पाक जल संधि। व्यापारिक दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण हो और साथ में आवागमन भी यहाँ पर पर्यटक आते जाते रहे वहां पर, तो उसको कहा जाता है जल संधि। ये कहां पर स्थित है, भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है पाक जल संधि। तो आपने यहाँ पर चैनल और जल संधि समझ ली होगी। अब समझते हैं भारत के धनुष कोटी से श्रीलंका के तलाई मन्नार तक एडम्स ब्रिज स्थित है। अब एडम्स ब्रिज क्या है, ये एडम्स ब्रिज वही एडम्स ब्रिज है जो राम भगवान ने सीता माता की खोज करते हुए जो निकाला था, वही एडम्स ब्रिज है, जो बनाया था वही एडम्स ब्रिज है। ये आज समुद्र में लीन है, लेकिन इसको कहां से कहां तक, धनुष कोटी से और तलाई मन्नार तक। ये धनुष कोटी कहां पर स्थित है, तो ये है रामेश्वरम द्वीप पर स्थित है धनुष कोटी। अब बात करें श्रीलंका को, श्रीलंका की, तो जाफना द्वीप। अभी आप लोग यहाँ पर समझें, जो जाफना द्वीप है श्रीलंका की एक प्रायद्वीप है। श्रीलंका का ऊपरी हिस्सा मैं यहाँ पर मैप में आपको समझाता हूँ। श्रीलंका का जो ये ऊपरी हिस्सा ये आपको दिख रहा है, ये वाला हिस्सा देखो, जहां पे मैंने सर्कल कर दिया है अभी ब्लैक पेन से, तो वहां पर ये वाला हिस्सा है जो यहाँ पर स्थित है जाफना आइलैंड। और यहाँ पर एक जनजाति पाई जाती थी, वो है लिट्टे नाम की जनजाति। अब क्या हुआ कि यहाँ पर कई प्रकार से जो अवैध कार्य कर रहे थे लिट्टे नाम की जनजाति, तो यहाँ पर श्रीलंका की जो 1980 के दशक की बात है यहाँ पर, तो श्रीलंका की जो सेना थी उन्होंने इसको काफी परेशान किया, और इतना परेशान किया पूरा तहस नहस कर दिया लिट्टे नामक जनजाति को, जिससे ये आक्रोशित हो गई, गुस्सा हो गई, और इसने वापस से पूरे देश में उत्पात मचा दिया पूरे देश में लिट्टे नाम की जनजाति ने। इसके लिए उस समय के जो 1980 के दशक में थे, जो प्रधानमंत्री थे हमारे यहाँ के, वो थे राजीव गांधी। और राजीव गांधी ने यहाँ पर लिट्टे नाम की जनजाति को खत्म करने के लिए यहाँ से सेना भेज दी, भारत से सेना भेज दी, और भारतीय सेना ने यहाँ पर अपना अभियान चलाया, और उसके जरिए यहाँ पर लिट्टे नाम की जो जनजाति थी उसको समाप्त कर दिया गया, और यहाँ पर इस पूरे प्रायद्वीप को तहस नहस कर दिया भारतीय सेना ने। इससे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया, किससे, राजीव गांधी से। जो लिट्टे नाम की जनजाति हुआ करती थी वो बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो गए, किससे, राजीव गांधी से। और उसी के चलते 1984 ईस्वी में लिट्टे नाम के ही किसी व्यक्ति ने, लिट्टे समूह के ही व्यक्ति ने
राजीव गांधी की हत्या की थी। ये बात आप नोट करके लिख लें कि राजीव गांधी की हत्या करने वाला व्यक्ति कौन था, तो वो थे लिट्टे जो जाफना, श्रीलंका की एक जनजाति पाई जाती थी जो। तो ये जानकारी हो गई भैया श्रीलंका के बारे में। अब थोड़ा सा मालदीव बचा हुआ है, इसको और समझते हैं। फिर थोड़ा सा एडिशनल जो जानकारी है वो थोड़ी सी मैं दूंगा और इसके बाद करेंगे अपन लोग क्लास को समाप्त, क्योंकि मैंने आपको जो जानकारी दी है वो बहुत ही सटीक और बहुत ही डिटेल में है। मैं समझता हूं कि इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, बस इससे बाहर कुछ नहीं। इसीलिए मैंने जो क्लास का थंबनेल है उसमें भी लिखवाया है कि इससे बाहर कुछ नहीं। अब समझते हैं, यह अरब सागर में स्थित है तथा प्रवाल भित्ति व मूंगा से बना हुआ है। अब देखो, यह अरब सागर में तो स्थित है मालदीव, और मूंगा और प्रवाल भित्ति से भी बना हुआ है। ये प्रवाल भित्ति और मूंगा क्या होता है, तो भैया कुछ नहीं होता है, ये होता है जोजेंथली शैवाल होता है। और जोजेंथली शैवाल होता है जो, वो दो प्राणी होते हैं यहाँ पर, तो वो जब आपस में क्या करते हैं कि जो जोजेंथली सैलाब होता है वो मूंगा को खाता है, और उसके बाद में जब वो खत्म हो जाते हैं तो उनकी परत की परत एक के ऊपर एक जमती हुई जाती है, एक के ऊपर एक के ऊपर ये जमती जाती है। और इसी तरीके से यहाँ पर ये प्रवाल भित्ति और मूंगा के बन जाते हैं यहाँ पर द्वीप। तो उन्हीं को कहा जाता है प्रवाल भित्ति या मूंगा के जो द्वीप होते हैं वो। तो ये उसी का बना हुआ है कौन, मालदीव। एशिया का सबसे छोटा देश, ये बात आप नोट करके लिख लें भैया, एशिया का सबसे छोटा देश जो है वो है मालदीव। और भारत और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल स्थित है जो भारत और मिनिकॉय को अलग करता है। जो भारत की जो मिनिकॉय द्वीप है उसको अलग करता है, किससे, मालदीव से। अब मालदीव और इसके बीच में कौन सा डिग्री चैनल है, 8 डिग्री चैनल है भारत और मालदीव के बीच में। तो ये जानकारी हो गई भैया मालदीव के बारे में। यहाँ पर ये जो मैंने आपको जानकारी है तो भारत के सभी पड़ोसी देशों के बारे में से ये आपको जानकारी दे दी, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जानकारी। यहाँ पर पूरे के पूरे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं से मैंने सटीक तरीके से निकाला और वही आपको बताए। बाकी पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वो आपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि उनसे क्वेश्चन कम ही बनते हैं, और जो क्वेश्चन नहीं बनते हमें उनको पढ़ के क्या करना है, क्योंकि हमको सिर्फ एग्जाम क्रैक करना है, ना कि ज्ञान प्राप्त करना है। चलिए साथियों, तो इसी के साथ में मैं क्लास को समाप्त करता हूं। और थोड़ी अगर कोई जानकारी छूटी हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, कि यहाँ पर ऑफलाइन आप लोग कमेंट जरूर किया करें, तो मुझे मैं जो भी कमेंट आते हैं मैं पूरे के पूरे कमेंट को जरूर पढ़ता हूँ। तो आप लोग ऑफलाइन कमेंट करें और मुझे बताएं अगर कोई टॉपिक छूटा है, तो मैं उसको अगली क्लास में कवर कराने की कोशिश करूंगा। ओके, तो साथियों इसी के साथ में मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो इसमें लाइक करें क्लास को, और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बाकी चैनल को अगर आप हमारे साथ में जुड़े रहना चाहते हैं, क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और इसके साथ में आप लोगों को सबसे पहले इसको शेयर तो करना ही है। बाकी थैंक यू सो मच।